हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन तक डिस्कस कर लिया था। चलिए अब हम मूव करते हैं एल्कीन्स पार्ट पे। एल्कीन्स में हमें क्या क्या आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कीन्स होमोलोगस सीरीज के जनरल फॉर्मूले की, तो एल्कीन होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n। और अगर मैं इसके फर्स्ट मेंबर की बात करूं, फर्स्ट मेंबर हम किसे बोलते हैं, इथीन को। ये भी चीज हमें यहां पर पता है। एक और इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं। क्यों? एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स, ब्रैकेट में लिखा है ऑयल फॉर्मिंग, इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। क्यों? सिंस द फर्स्ट मेंबर इथाइलिन और इथीन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर एक ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन होता था, इसी वजह से हम यहां पर इसे क्या नाम दे दिए, ओलेफिन्स नाम दे दिए। क्लियर? तो ये एक इंफॉर्मेशन यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें, नेक्स्ट यहां पर हमें क्या दिया गया है, एल्कीन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यहां पर किसका बनाया गया है, इथीन का। अब देखिए इथीन का जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है, इसमें आपको क्या आइडिया होना चाहिए। अगर मैं इन दो कार्बन की बात करूं, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। और sp2 से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। बट आप यहां पर देख सकते हो ये जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन 120 एंड दिस इज लेस देन 120। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली 120 नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसका रीजन आप समझ सकते हो। यहां पर जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां पर जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इट इज रिलेटिवली मोर कंपेयर टू यहां पर, जिसकी वजह से यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ के 120 से ज्यादा आने लगता है और यहां पर 120 से कम प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये आइडिया हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करूं, नेक्स्ट यहां पर एनसीईआरटी में देखिए एक और चीज जो लिखा है, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज CH2 replacing N by 1 in CnH2n known as methane but has a very short life. As already mentioned, first stable member of alkene series is C2H4. अगर हमसे सिंपली पूछे कि एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, तो हम C2H4 बोलते हैं। बट एनसीईआरटी में ये भी चीज लिखा गया है कि जो फर्स्ट मेंबर है वो CH2 है, बट इसका बहुत ही शॉर्ट लाइफ होता है। इसकी वजह से जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर है उसे हम जिसे फर्स्ट मेंबर बोलते हैं वो कौन सा है, इथीन है। क्लियर? बट ये स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम किया गया जो कि यहां से उठ के आया है तो आपको उसको आंसर करना आना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट यहां पर देखिए क्या मेंशन्ड है, आइसोमेरिज्म के बारे में, और उसमें भी एक क्वेश्चन यहां पर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स करस्पॉन्डिंग टू C5H10। C5H10 से आप कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हो, ये यहां पर पूछा गया है। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, इसका एक इजी तरीका है जो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखिए यहां पर आपके पास कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के करस्पॉन्डिंग एल्केन के बारे में पहले सोचिए कि उसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर मैं C5H12 की बात करूं, इससे हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। क्या ये 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? अब इसी में आप क्या करिए, देखिए कि कितने अलग अलग तरीके से आप यहां पर डबल बॉन्ड लगा सकते हो। मतलब अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगाऊं तो ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकता हूं, ये एक डिफरेंट केस हो जाएगा। अगर आपने यहां लगाया तो ये इसके जैसा ही रहेगा, अगर मैं यहां लगाया तो ये रिपीट होगा। तो यहां पर आप कितने अलग अलग तरीके से डबल बॉन्ड लगा सकते हो, 2 तरीके से। तो 2 एल्कीन यहां पर पॉसिबल है। क्लियर? अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, बताइए एक पोजीशन ये है, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये दूसरा पोजीशन है और ये तीसरा पोजीशन है, ये दोनों एंड अलग अलग है। इस एंड पे मिथाइल लगा, यहां पर कोई मिथाइल नहीं है, तो यहां से कितने एल्कीन बन सकते हैं, 3। क्या यहां से एक भी एल्कीन बन सकता है? नहीं। अगर आपने यहां डबल बॉन्ड लगाया तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो यहां से एक भी एल्कीन आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि C5H10 से कितने पॉसिबल एल्कीन्स बन सकते हैं, 5 एल्कीन बन सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट यहां पर एनसीईआरटी में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, एल्कीन में जीआई का कंडीशन क्या होता है ये हम डिटेल में क्लास में कवर करते हैं। एनसीईआरटी में सिस ब्यूटुइन और ट्रांस ब्यूटुइन के कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं जिसका आइडिया हमें होना चाहिए। इनमें से कौन सा ज्यादा पोलर होता है, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है,
मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये सब हमें आइडिया होना चाहिए। क्लियर। सबसे पहले अगर हम बात करें पोलैरिटी की, डाइपोल मोमेंट की, तो सिस फॉर्म इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन दी ट्रांस फॉर्म। ऐसा क्यों? अगर मैं डाइपोल मोमेंट का यहां पर डायरेक्शन दिखाऊं, जो कि एनसीईआरटी में यहां पर नेक्स्ट पेज में गिवन है, कुछ इस तरीके से होगा। सिस फॉर्म में कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आएगा और ट्रांस में कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आएगा। ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है ये एक दूसरे को कैंसल आउट करने लगते हैं और सिस में ये कुछ ना कुछ ऐड होंगे तो ये नॉन जीरो होगा। इसलिए यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है ये जीरो है और यहां नॉन जीरो है, विच मीन सिस फॉर्म इज मोर पोलर कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। क्लियर। ये तो पहला पॉइंट। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, बताइए स्टेबिलिटी किसका ज्यादा? जनरली ट्रांसफॉर्म जो होता है वो सिस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सिस फॉर्म में यहां पर क्या होने लगता है? रिपल्शन, क्योंकि ये ग्रुप्स पास है तो इनमें रिपल्शन की वजह से सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म के कंपैरिजन में कम आता है। क्लियर। ये बात हो गई स्टेबिलिटी की। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। सिस फॉर्म जो है इट इज पोलर, तो यहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से सिस फॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस के कंपैरिजन में ज्यादा आता है। क्लियर। बट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ट्रांस आइसोमर का सिस से ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो जब हम ट्रांस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं इनका पैकिंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है और पैकिंग एफिशिएंसी हाई होने की वजह से इनको मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। क्लियर। तो ये एक और चीज यहां पर ध्यान रखेगा। क्लियर। तो इन दोनों के बारे में ये पार्ट आपको अच्छे से रीड करना है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है वो ये, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आल्सो राइट देयर आईयूपीएसी नेम। मैं एक एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसका सिस फॉर्म है और ये इसका ट्रांस फॉर्म है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया और इसका आईयूपैक नेम आपको लिखने बोला। अगर आपको क्वेश्चन में उसका स्टीरियो फॉर्म प्रोवाइडेड है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, तो नेमिंग कैसे किया जाता है? जैसे यहां पर हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 कहीं से भी आप नेम लिख सकते हो 1 2 डाइक्लोरो इथीन। बट सिंस इसका सिस फॉर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आईयूपैक नेम में आगे आपको मेंशन करना पड़ेगा ये कौन सा फॉर्म है। क्लियर। अगर ये फॉर्म दिया जाता तो आपको क्या लिखना होता? ट्रांस। ये फॉर्म दिया गया है तो आपको क्या लिखना होगा? सिस फॉर्म। और सिस ट्रांस की जगह आप इजेड का भी यूज करके नेमिंग कर सकते हो। क्लियर। तो ये एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला कौन सा है? फ्रॉम एल्काइंस। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एल्काइन से हम क्या बना रहे हैं? एल्कीन बना रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? पैलेडाइज्ड चारकोल, दैट इज पीडीसी, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। पार्शियली डीएक्टिवेटेड विथ पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन। अगर मैं क्विनोलिन की बात करूं तो क्विनोलिन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है कुछ इस तरीके से। क्लियर। और सल्फर कंपाउंड्स की जो बात यहां पर एनसीईआरटी कर रहा है उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं BSO4, इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। गिव एल्कीन्स, अगर मैं पीडीसी के साथ इनका यूज करूं, ये काम क्या करते हैं? ये पॉइजन का काम करते हैं। तो अगर आपने पॉइजन कैटलिस्ट लिया तो एल्काइन से रिएक्शन कहां तक रुक जाएगा? एल्कीन तक रुक जाएगा, एल्केन तक प्रोसीड नहीं करेगा। क्लियर। और इसके आगे देखिए क्या लिखा है? पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, इसी को एनसीईआरटी में क्या बोला गया? लिंडार्स कैटलिस्ट। ठीक है। इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। जब हम एल्काइन का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पीडीसी और साथ में हम यूज कर रहे हैं सल्फर के कंपाउंड्स या फिर क्विनोलिन, तो यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है? एल्कीन का होता है। ये जो रिएक्शन एनसीईआरटी में यहां लिखा गया है ये ऊपर पैराग्राफ के रेस्पेक्ट में लिखा गया है। तो यहां पर भी पॉइजन का यूज किया गया है और यहां पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एल्कीन का। और एल्कीन भी स्पेसिफिकली कैसा एल्कीन यहां पर बनता है? सिस एल्कीन बनता है, क्योंकि ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है एंड हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन प्रोसेस। तो यहां पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब अगर हमारे पास एक मेथड है सिस एल्कीन बनाने का तो ट्रांस एल्कीन बनाने का भी मेथड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए जब आप सोडियम का यूज करते हो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में तो एल्कीन कैसा बनता है? ट्रांस एल्कीन। और इस रिएक्शन का हमें नेम भी पता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। तो एनसीईआरटी में ये रिएक्शंस मेंशन्ड है जिसका हमें आइडिया होना चाहिए। और आप नेक्स्ट स्लाइड में देख भी सकते हो, अगर हमने लिया एल्काइन और एल्काइन का रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ कराया तो यहां पर जो एल्कीन बन रहा है वो कैसा बन रहा है?
ट्रांस एल्कीन बन रहा है। क्लियर? तो इसका आइडिया हमें होना चाहिए। क्लियर? अगर हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन देखें, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हमें क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। बहुत ही कॉमन रिएजेंट जो पूरे ऑर्गेनिक में यूज होता है, एल्कोहलिक KOH। बट एक और चीज ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक KOH को क्या बोला जाता है? एक और एल्कोहलिक पोटैश भी बोला जाता है, विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एल्कोहल। तो एल्कोहलिक KOH बोलूं, एल्कोहलिक पोटैश बोलूं, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एल्कोहल बोलूं, तीनों का मतलब हमारे लिए सेम है। और ये करता क्या था? E2 रिएक्शन। एलिमिनेशन होता है किस मैकेनिज्म से? E2 मैकेनिज्म से। और यहां पर इस रिएक्शन को हम एक और चीज क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। रिमूवल किसका होता है? हाइड्रोजन और हेलोजन का। और जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो एक्चुअली हेलोजन से अटैच्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से होता है, दैट इज बीटा कार्बन से होता है, इसलिए हम इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्लियर? तो ये बहुत एक कॉमन रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहीं भी एल्कोहलिक KOH आपको दिख जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें कौन सा रिएक्शन करवाना है? E2 रिएक्शन करवाना है। और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्कीन बनेगा। और एल्कीन भी अगर एक सादा बन रहा होता है तो मोर स्टेबल एल्कीन, दैट इज सेडजेफ एल्कीन को यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो ये सब हम क्लास में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, अगर मैं यहाँ पर एक दो इन्फॉर्मेशन आपको और दूं जो NCERT में दिया गया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में ये होता है। रीजन बीइंग यहाँ पर कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो सबसे इजीली कौन सा होगा? कार्बन आयोडीन का बॉन्ड, इसलिए उसमें रिएक्शन सबसे फास्ट ऑब्जर्व होता है। क्लियर? और एक और चीज जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो ये, अगर मैं एल्काइल ग्रुप का यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्यों? E2 का जो रेट है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म में। अगर आप 3 डिग्री हैलाइड लोगे उसमें जो एल्कीन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें ये ऑब्जर्व होता है। क्लियर? चलिए, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीहेलोजिनेशन। किसके प्रेजेंस में कराना होता है? अगर आपको विसिनल डाइहैलाइड दे रहा है, साथ में जिंक प्रोवाइडेड है और इसे हम हीट करते हैं तो यहां पर डीहेलोजिनेशन होता है। रिमूवल किसका? हेलोजन का। पिछले में क्या था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल हाइड्रोजन और हेलोजन का। यहां पर हेलोजन को आपको रिमूव करना है और फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन क्रिएट कर देना है। और ये भी जो मैकेनिज्म है वो E2 मैकेनिज्म है। क्लियर? तो इजीली हम इससे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन जो NCERT में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन बनता है। एल्कोहल का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट। तो यहां पर इसकी जगह आपको H+ हीट भी लिखा हुआ मिल सकता है। हम एसिड H3PO4 भी यूज करते हैं कहीं कहीं। तो जब एल्कोहल का रिएक्शन हम इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है और इसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एल्कीन का हो रहा है। क्लियर? तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। चलिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट NCERT में मेंशन्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एल्कीन्स की हम बात करते हैं तो फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेज, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स एंड हायर वंस आर सॉलिड्स। अगेन लोअर हाइड्रोकार्बन जो है वो यहाँ पर गैसेज है, उसके बाद लिक्विड एंड फाइनली सॉलिड। नेक्स्ट एक और पार्ट, एल्कीन्स जो होते हैं वो भी इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, इनमें पोलैरिटी ना के बराबर होता है, एंड फेयरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर। नेक्स्ट पार्ट, दे शो अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये ट्रेंड यहां पर मेंशन्ड है। With increase in size, every CH2 group added increases boiling point by 20 to 30 Kelvin. Like alkanes, straight chain alkenes have higher boiling point than isomeric branched chain compounds. तो जैसा मैंने alkanes में आपको बताया था, आप सेम चीज alkene के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, एल्कीन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो मेनली कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज EAR। तो NCERT में यहां पर कुछ रिएक्शंस मेंशन्ड है। पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस भी क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक दो इन्फॉर्मेशन जो NCERT में मेंशन्ड है जो आपको पता होना चाहिए कि जब आप हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? साइक्लिक हेलोनियम आयन। यहाँ पर कार्बोकैटायन क्रिएट नहीं होता, यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। और जब हम रिएक्शन कराते हैं Br2CCl4 के साथ, इस रिएक्शन को आप एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हो। टेस्ट किसका? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्यों कर सकते थे? बिकॉज ये
रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जब ये रिएक्शन होता है तो रेडिश ब्राउन कलर हमें डिसअपियर होते हुए दिखता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन विद HX। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, बहुत बार एग्जाम से यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, हम एल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? HX के साथ, और यहां पर कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन कहीं भी रिएक्शन बने तो हमें रीअरेंजमेंट भी चेक करना होता है। तो इसमें इजीली हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहां पर एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मेंशन्ड है, HI, HBr, HCl। सबसे इजीली हमें H+ कौन प्रोवाइड कर देगा? HI प्रोवाइड कर देगा। तो इस रिएक्शन कराने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोफाइल का जरूरत होता है, जो हमें यहां से मिल जाता है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यहां पर मेंशन्ड है। क्लियर। जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज जो हम और डिस्कस करते हैं वो है मार्कोव-निकोव्स रूल। तो एनसीईआरटी में यहां पर मार्कोव-निकोव रूल मेंशन्ड है, और मार्कोव-निकोव रूल का जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है, चलिए उसे हम एक बार यहां पर देखते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है। द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम adding molecule gets attached to that carbon which possesses less number of hydrogen atoms। तो देखिए मार्कोव-निकोव रूल का जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम। अब इसका मीनिंग क्या है? यहां पर अगर मैं इस रिएक्शन को एक बार देखूं, मान लीजिए अगर मैं ये रिएक्शन यहां पर करा रहा हूं, एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ, तो बताइए ये जो HBr है, इस रिएजेंट में नेगेटिव पार्ट कौन है? क्या मैं नेगेटिव पार्ट समझ सकता हूं? Br- है। तो मार्कोव-निकोव रूल इसके लिए एनसीईआरटी में यहां पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, इस रीजन का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जाएगा? वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट यहां लिखा गया है। तो अगर मैं इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, यही हमारा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन कहां गया? उस कार्बन पे गया जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इस स्टेटमेंट को हम इजीली एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। क्लियर। और ऐसा क्यों हुआ वो हमें इजीली पता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हम डिटेल में क्लास में कवर करते हैं। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि मार्कोव-निकोव रूल का स्टेटमेंट एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट पेज में यहां पर किसके बारे में दिया गया है? एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। क्लियर। ये कब ऑब्जर्व होता है? जब हम एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड। कहां कहां ऑब्जर्व नहीं होता? देखिए यहां पर मेंशन्ड है, HCl के केस में ऑब्जर्व नहीं होता, HI के केस में ऑब्जर्व नहीं होता, ये भी हमें पता होना चाहिए। बट ये रिएक्शन कराने के लिए हमें पेरोक्साइड का यूज करना होता है। कई बार एरो के ऊपर हमें इस तरीके से मॉलिक्यूल मेंशन करके देता है और हमें क्लिक नहीं करता कि ये पेरोक्साइड है। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया गया है, एंड दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। ये भी क्या है? एक पेरोक्साइड है। एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, आगे बना है। तो दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, और इसी को शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिख के दिया जाता है। तो पेरोक्साइड के फॉर्म में आपको ये दे सकता है, पेरोक्साइड के फॉर्म में हो सकता है आपको क्या मेंशन कर दिया? H2O2 मेंशन कर दिया। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस केस में आपको कैसा प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट करना है? एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट करना है। क्लियर। एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म भी यहां पर मेंशन्ड है, और साथ में लास्ट में ये भी मेंशन्ड है कि HI और HCl के केस में ये इफेक्ट ऑब्जर्व क्यों नहीं होता, उसका रीजन यहां पर दिया गया है। दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर देन HBr बॉन्ड इज नॉट क्लीव्ड बाय फ्री रेडिकल, whereas the HI bond is weaker and the iodine free radicals combine to form iodine molecules instead of adding to the double bond। अब इसका मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म से आप समझ सकते हो। जब मैं HCl की बात करता हूं, HCl के केस में ये रिएक्शन ऑब्जर्व क्यों नहीं होता? देखिए ये जो रेडिकल यहां पर हम यूज कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है? इस HX बॉन्ड को क्लीव करना। अगर मैं HCl को ले लिया, HCl बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग है, तो ये रेडिकल इस HCl बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाता। HBr के केस में तो टूट जाता है, बट HCl के केस में नहीं टूटता, इसलिए HCl के केस में ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। और अगर मैं HI की बात करूं, अगर HBr का बॉन्ड टूट रहा है तो HI का बॉन्ड भी टूटेगा, HI बॉन्ड तो और वीक होता है। तो HI के केस में ये स्टेप में दिक्कत नहीं है, इसके नेक्स्ट स्टेप में दिक्कत है। नेक्स्ट स्टेप देखिए होता क्या है, हम एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं इस रेडिकल के साथ, जो रेडिकल पिछले स्टेप में फॉर्म हुआ, बट ये रेडिकल अगर आई रेडिकल हुआ, ये स्टेप प्रेफर नहीं करता। इंस्टेड आई रेडिकल दूसरे आई रेडिकल के साथ मिलके क्या बना देता है? I2 बना देता है, क्योंकि ये स्टेप आयोडीन के लिए एक्सोथर्मिक होता है और ये स्टेप आयोडीन के लिए एंडोथर्मिक होता है, इसलिए ये फेवरेबल होता है। तो एनसीईआरटी में ये रीजन दिया गया है, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए। क्लियर। तो दिस इज रिगार्डिंग रिएक्शन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। चलिए
मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट एक रिएक्शन मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगेन यहां पर भी कार्बोडेन बनता है, आपको रीअरेंजमेंट चेक करना होता है। बहुत सिंपल सा एक रिएक्शन है जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, तो इसे आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन जो दिया गया है, एडिशन ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब आप एल्कीन का रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, आपको साथ में H+ चाहिए होता है, फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनता है। यहां भी कार्बोडेन इंटरमीडिएट बनता है, रीअरेंजमेंट आपको देखना पड़ता है। बट इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है, अगर आपने एल्कीन का रिएक्शन कराया सीधे वाटर के साथ तो इस केस में रिएक्शन नहीं होता। जब हम एल्कीन एल्काइन की बात करते हैं तो एल्कीन एल्काइन डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है एंड वाटर खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है और ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? अगर मुझे एल्कीन का रिएक्शन कराना है तो मुझे साथ में एक इलेक्ट्रोफाइल लेना होगा और इसीलिए हम साथ में क्या ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं जो हमें H+ प्रोवाइड कर देगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर देगा ताकि ये रिएक्शन इजिली प्रोसीड कर सके। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा तभी यहां पर रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें एल्कोहल मिलेगा। क्लियर? दिस इज रिगार्डिंग एडिशन ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है ऑक्सीडेशन और यहां पर जो रिएजेंट मेंशन्ड है वो है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। और जब हम एल्कीन में बेयर्स रिएजेंट का यूज करते हैं तो यहां पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों साइड OH लगता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। क्लियर? और यहां पर एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए कि इसे भी हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्यों? क्योंकि यहां भी कलर चेंज ऑब्जर्व होता है। जो बेयर्स रिएजेंट होता है वो पर्पल कलर का होता है, बट जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है तो हमें ब्राउन PPT ऑब्टेन होता है MnO2 का। तो ये कलर चेंज से हमें समझ में आ जाता है कि रिएक्शन हो गया और इस तरीके से इस रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है यूजिंग दीज रिएजेंट्स, KMnO4H+ या फिर K2Cr2O7H+। ठीक है, ये भी हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर आपने KMnO4H+ लिया या K2Cr2O7H+ लिया या KMnO4OH- हीट लिया तो उस केस में यहां पर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक करके हम क्या करते थे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाते थे। इस साइड तो आपको समझ में आता है कीटोन बनेगा, इस साइड क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड किसमें फर्दर ऑक्सीडाइज करना होता है, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फर्दर किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, CO2 में। तो ये सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी क्लास में डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ये सब एनसीईआरटी में इस तरीके से यहां पर मेंशन्ड है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है ओजोनोलिसिस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें भी हम दो टाइप के ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एनसीईआरटी में जैसे आप रिजेंट यहां पर देख सकते हो क्या मेंशन्ड है, जिंक H2O। ये कौन सा ओजोनोलिसिस करता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता है। और अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया कि कौन सा टाइप का ओजोनोलिसिस करवाना है तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा कराना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है। क्लियर? तो ये एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। ओजोनोलिसिस में आपको इंटरमीडिएट का भी आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं प्रोपीन का रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, O3 के साथ,